अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज से हम एक और प्लेलिस्ट साथ के साथ चलाएंगे, दैट इज़ ऑफ फ़िज़िक्स। 9th क्लास की फ़िज़िक्स से हमने स्टार्ट किया है। हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के बाद 10th की बुक को टच करेंगे, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर टोटल आई थिंक 10 या 19 चैप्टर्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड, तो उनको हम जो है लीव करेंगे। हम जस्ट 15 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड जितना मुझे लगता है तो इन 15 चैप्टर्स से ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 15 चैप्टर्स को हम टच करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी के बस 8 चैप्टर रह गए हैं। हम बायो को भी साथ लेकर चल रहे हैं। 8 चैप्टर्स बायोलॉजी के रह गए हैं, यानी 8 लेक्चर्स रहते हैं अभी, और उनको भी साथ साथ अपलोड करती जाऊँगी। तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से अपलोड की भी होगी और बायो की अलग, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को टच करते चलें बिकॉज टाइम इज़ टू शॉर्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, दिस इज़ द टाइटल फॉर द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिजिक्स के अबाउट पता होना चाहिए कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी, और फिजिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। और अब हम इसकी ब्रांचेस पर आते हैं। देखिए, फिजिक्स की जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो लॉज ऑफ मोशन से ताल्लुक़ रखती है, यानी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, या फिर वो किस तरीके से मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट पर क्या क्या असरात पड़ेंगे, ये सारा कुछ मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। थर्मोडायनामिक्स, वर्ड थर्म मीन्स हीट, तो हीट से रिलेटेड कोई से भी मूवमेंट हो रही है, यानी ये सारा कुछ हीट एंड वर्क से रिलेटेड जो कुछ हम पढ़ेंगे दैट विल बी थर्मोडायनामिक्स। कि अगर एक चीज़ को हम हीट कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं कि चार्जेस जब रेस्ट में होती हैं तो क्या फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकते हैं, चार्जेस जब मूव करती हैं तो क्या फिनोमेना ऑब्जर्व होते हैं। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म में हम मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म हम ऑब्जर्व करते हैं। So we study magnetic properties. इन द एटमिक फ़िज़िक्स, एटमिक फ़िज़िक्स में वर्ड से पता चल रहा है इसके नाम से ही कि हम एटम की स्टडी करते हैं, एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वगैरह। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स हमारी नज़र से जो है रिलेटेड है, यानी कोई भी लाइट के जो फिनोमेना होंगे, आईसाइट के फिनोमेना होंगे, वो सब ऑप्टिक्स से रिलेटेड होंगे। और साउंड जो है, साउंड वेव्स की स्टडी की जाती है इसमें। साउंड हम किस तरीके से प्रोड्यूस, किस तरीके से होता है और हम उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट साउंड। न्यूक्लियर फिजिक्स में एटमिक न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है, इसमें रेडियो एक्टिविटी इंक्लूडेड है, और जो भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड फिनोमेना है जैसे फिजन है, फ्यूजन है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम एटमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, या फिर कोई से भी पार्टिकल जैसे गामा रेज हो गई, और अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, मीज़ॉन्स वगैरह, जो भी एटम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है इन द पार्टिकल फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हम किसको कहते हैं, जैसे मून है, स्टार्स हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना कौन से होते हैं, जैसे एक्लिप्स होती हैं, सन एक्लिप्स और मून एक्लिप्स, तो ये सब कुछ एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी की जाती है इसकी। प्लाज्मा फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम जो आयंस होते हैं इनकी स्टडी करते हैं कि आयंस किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं वगैरह, उनका यूज़ क्या है। सो ऑल दीज आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ प्लाज्मा। जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड जो स्टडी होती है तो उसे हम जियो फिज़िक्स कहते हैं। ओके, अब जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, तो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, दैट कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट हो सके उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि टाइम को मेजर कर सकते हैं तो वो फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक है फंडामेंटल, दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी हम कहते हैं एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको किसी और क्वांटिटी से लिया ना गया हो, जिसको हम एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, लेंथ है, मास है, टाइम है। अब लेंथ की मेजरमेंट हम डायरेक्टली लेंथ को मेजर कर लेते हैं, मास की मेजरमेंट डायरेक्टली मास को मेजर कर लिया, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट हो रही है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का रिवर्सल है, इसमें हम क्या करेंगे कि जब इसकी मेजरमेंट हो रही होगी ना ड्राइव्ड क्वांटिटी की, तो उसमें कोई ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी ज़रूर
शामिल होगी। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कहते हैं लेंथ को मल्टीप्लाई करना विड्थ से, विड्थ को मल्टीप्लाई करना हाइट से। अब देखिए लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, दैट इज़ लेंथ, ये लेंथ में इंक्लूडेड है। यानी इसको डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम की डिस्क्रिप्शन जब हम दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट वॉल्यूम की मेजरमेंट नहीं कर रहे, हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब वेलोसिटी की एग्जांपल ले लें। वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें हम डिस्टेंस को टाइम को मेजर करते हैं, फिर हमें वेलोसिटी मिल रही है। यानी डायरेक्ट वेलोसिटी मेजर नहीं हो रही, पहले डिस्टेंस मेजर हो रहा है जो कि अगेन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिर टाइम मेजरमेंट होगी वो भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिर हमें वेलोसिटी मिलेगी। दैट मीन्स कि ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ किया जाएगा, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी का यूज़ नहीं होगा। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एसआई सिस्टम, क्योंकि पहले जो सिस्टम था एफपीएस सिस्टम चला था। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। मास नहीं, सॉरी, फोर्स की मेजरमेंट पाउंड में की जाती थी। एमकेएस सिस्टम भी कहीं पर यूज़ होता था, यानी मास किलोग्राम सेकंड, मास जो है उसको मीटर, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। एक और सिस्टम था दैट इज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। इसी तरीके से लेंथ, मास एंड टाइम की ये भी एक सिस्टम था। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम यूज़ होने की वजह से देयर वॉज अ डिफ़िकल्टी। सो जो है अब जो सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ एसआई सिस्टम, जो कि 1960 में बना था। 1960 के बाद अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिनके यूनिट आपको याद रखने हैं। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट है अकॉर्डिंग टू दिस किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडिला, सीडी। इसका टेबल भी बना हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। आप अगर फुल नेम, अगर आपको वीडियो से समझ नहीं आ रहे तो बुक से ये पूरे नाम आप देख सकते हैं और उनको याद कर लें। अब आपको बारी बारी लेंथ, मास और टाइम की मेजरमेंट के अबाउट थोड़ा बहुत बताया गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है हम यूज़ करते हैं लेंथ और मास की मेजरमेंट के लिए, टाइम की मेजरमेंट के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं। जैसे लेंथ का जो यूनिट है वो तो हमने पढ़ लिया कि इट्स मीटर। अब सिर्फ हम मीटर में भी नहीं जो है वो मेजरमेंट लेते, कभी किलोमीटर्स में भी लेते हैं, कभी माइक्रोमीटर्स में भी लेंथ आ जाती है। तो हम इनकी इंटर कन्वर्जन्स को भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीटर की डेफिनेशन लिख दी है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा कि अगर ये डेफिनेशन आ जाए, पूछा जाए कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये मीटर की डेफिनेशन है। दैट इज़ लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ दिस वन ऑफ अ सेकेंड। तो ये डेफिनेशन बस देख लीजिएगा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये इंटर कन्वर्जन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, टाइम, लेंथ की, मास की, इसी तरीके से टाइम की भी होती है। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ से ये चीज़ आपको पहले याद करनी है, ये दोनों टेबल आपको याद होने चाहिए और इसी तरीके से टाइम का भी टेबल बना रखा है वो भी आपको याद होना चाहिए, इससे आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। हाउ मैनी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यस 10 मीटर में हमसे सेंटीमीटर पूछे जाते हैं कि कितने होने चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल रूल है जो मैंने शायद केमिस्ट्री के लेक्चर्स में भी आपको सिखाया था कि जो डेटा गिवन है ना आप उसको पहले अच्छे से लिख लो कि आपको मीटर कितने गिवन है, 10 गिवन है, सेंटीमीटर आपसे पूछे गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप आप यहाँ से देख लें कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आप नीचे लिख दो 100 और यहाँ पर आप लिख दो 1 मीटर, ठीक है। तो अब ये जो ऑपोजिट वैल्यूज़ फिल्ड हुई है वो आपस में होंगी मल्टीप्लाई, और एक्स के ऑपोजिट में जो वैल्यू होती है उससे डिवीजन होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी इक्वल टू 10,000। इन दिस वे हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपसे कुछ और पूछा जाए, हम मास की कन्वर्जन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि 1000 माइक्रोग्राम्स में कितने ग्राम्स आएंगे,
ठीक है। अब आपसे 1000 माइक्रोग्राम आपको गिवन है और x ग्राम्स आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आप माइक्रोग्राम और ग्राम का रिलेशनशिप यहाँ से लेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ग्राम के नीचे आपने लगा लिया 1 और माइक्रोग्राम के नीचे आपने लगा लिया 10 पावर 6। अब देखें अपोजिट वैल्यू x के अपोजिट 10 पावर 6 वाली आ रही है और ये दोनों आपस में फिल्ड हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से और डिवाइड कर दोगे 10 पावर 6 से, तो ये 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर -6 और ये 3 ज़ीरो इस -6 से कैंसिल होके बाकी बचेंगे -3। सो इट्स 10 पावर -3। इस तरीके से हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। टाइम की भी इंटर कन्वर्जन इसी तरीके से होगी, जैसे कि 1 घंटे में 60 सेकंड्स आते हैं। आपसे पूछा जाए कि 30 सेकंड्स हैं आपके पास, कितने आवर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, या फिर 30 आवर्स हाउ मेनी 30 सेकंड हाउ मेनी आवर्स के इक्वल आएंगे। सो आई वाज मिस्टेकन, 1 घंटे में 60 मिनट्स आते हैं, सॉरी 30 सेकंड्स में कितने आवर्स आएंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में सेकंड्स कितने आते हैं, 3600 सेकंड्स आते हैं। 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो इस तरीके से। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 30 सेकंड में कितने आवर्स आएंगे। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को और जो चीज़ पूछी जा रही है उसके ऑपोजिट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3600, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 3, सो इट्स 1/60। इस तरीके से हम सारी इंटर कन्वर्जन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लेंथ की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं दैट इज़ मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गाज। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बुक से एक दफ़ा ना इनकी पिक्चर डायग्राम्स को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको इनके पार्ट्स का पता चल जाएगा। वैसे वो आएंगे नहीं, ना ही उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब 10 MCQs का कहा गया है कि फ़िज़िक्स के आएंगे ही 10 MCQs, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को टच किया जाएगा। लेकिन फिर भी इनको इग्नोर नहीं करना है, क्या पता आ जाए, इसलिए आप एक नज़र इनके तीनों के डायग्राम्स को, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गाज, इन तीनों के डायग्राम्स और उन पे जो नेमिंग वगैरह की हुई है उनको देख लीजिएगा कि कौन से पार्ट को क्या कह रहे हैं। बाकी इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन तीनों में से कौन सी लीस्ट काउंट किसका कितना है वो आपको याद होना चाहिए। लीस्ट काउंट हम कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो मीटर रूल कम से कम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट को मतलब 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट दे सकता है। वर्नियर कैलिपर जो है वो एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट दे सकता है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गाज जो है वो 0.01 मिलीमीटर तक इसका लीस्ट काउंट है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन सा मीटर रूल हम ले रहे हैं वगैरह। खैर ये तीनों जो है इनकी लिस्ट काउंट देख लें कि कम से कम कितनी मेजरमेंट दे सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के 2 जाज होते हैं, मेन जाज एंड स्मॉलर जाज। इनको भी देख लीजिएगा कि मेन जाज एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करते हैं और स्मॉलर जाज इसके इंटरनल डायामीटर को। अब जो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनकी मेजरमेंट का वे है कि किस तरीके से हम एक चीज़ की लेंथ की मेजरमेंट इनको यूज़ करके ले सकते हैं। तो इन दोनों की प्रॉब्लम दी हुई है एमसीक्यूज़ में ना रीडिंग्स दी हुई हैं कि वर्नियर कैलिपर पे इसकी रीडिंग कितनी आएगी, और माइक्रोमीटर स्क्रू गाज भी दिया हुआ है कि इसकी रीडिंग कितनी आएगी। तो वो दोनों प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एमसीक्यूज़ भी हमें सॉल्व करने आ जाएंगे कि किस तरीके से हम इनकी रीडिंग्स ले सकते हैं। तो वो एमसीक्यूज़ के पोर्शन में मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। अब मास पर आते हैं, तो मास की मेजरमेंट के लिए फिजिकल बैलेंस यूज़ होता था पहले, कि मतलब मतलब इस तरीके से पेन होते थे, उस पर एक चीज़ जो मेजर करनी। अभी भी कुछ दुकानों पर जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल होती है, फिजिकल बैलेंस, के एक जगह पर उनके 1 किलो के बॉक्सेस की तरह वो आयरन बॉक्स होते हैं पता नहीं कुछ, तो वो रख दिए 1 किलो के। अब कोई सी चीज़ जो है वो दूसरे पैन पर रख दी, जब दोनों बराबर उस पर आ जाते थे तो मेजरमेंट ले लेते थे कि ये 1 किलो चीज़ है या फिर ये 2 किलोग्राम है। इस तरीके से ये फिजिकल बैलेंस में ना कंपैरिजन में हम इसकी वैल्यू ले सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक तरह का डिजिटल बैलेंस है, इस पर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो फ़ौरन से सामने रीडिंग आ जाएगी, उसका बैलेंस बना हुआ होता है, उसकी रीडिंग सामने आ जाती है कि इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है या 0.1 किलोग्राम है वगैरह, और बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाती है, एक्यूरेटली भी आ जाती है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ करना ना। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। टाइम के स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा यूनिट जो टाइम का है दैट इज़ सेकंड। सेकंड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 91926317770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम सीजियम एटम। यानी कि सीजियम एटम की जो वाइब्रेशन होती है
इतनी दफ़ा वाइब्रेशन होने के बाद के लिए जो टाइम कंज्यूम होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन है सेकेंड की, यहाँ से आप याद कर लें। अब टाइम की मेजरमेंट के लिए तो वॉचेस वगैरह होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक तरह की वॉच का डिस्कस है दैट इज़ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो होती है वो दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है ना उसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ होगी। यानी हम देखना चाह रहे हैं कि चाय बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो हमने चाय बनाने से पहले स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया और फिर जैसे ही चाय बन के कंप्लीट हो गई तो हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। तो जो रीडिंग उस पर आएगी वो रीडिंग बताएगी कि कितना टाइम लगा चाय बनने के लिए। तो इस तरीके से कोई सा भी इवेंट हम मेजर करना चाहें कि कितना टाइम लगता है इस इवेंट में, हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। अब स्टॉप वॉच दो तरह की होती है, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, दूसरी है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जिसे हम एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं, ये मेजरमेंट 0.1 सेकंड तक भी दे सकती है। यानी कोई ऐसा इवेंट जो 0.1 सेकंड में ख़त्म हो गया तो उसके लिए जो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ होती है। और डिजिटल स्टॉप वॉच इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट इसकी भी इससे भी ज़्यादा है कि ये 0.01 सेकंड तक मेजरमेंट दे सकती है। यानी कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन था जिसको 0.01 सेकंड में ये कंप्लीट हो गया तो हम डिजिटल स्टॉप वॉच से हम उसको बता सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर था वो 0.01 सेकंड में कंप्लीट हुआ है। यानी यहाँ तक ये डिजिटल स्टॉप वॉच वर्क करती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि दोनों ही ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच या फिर डिजिटल स्टॉप वॉच है, हम इसको ऑन या ऑफ तो फिर अपने हैंड से ही करते हैं ना, तो हमें ही देर हो जाती है उसको ऑन या ऑफ करने में। जैसे हमने ऑन किया तो कोई ऐसा काम था जो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, फिर जाके हमने उसका बटन ऑन किया, तो ये जो ऑन और ऑफ करने में हमारे हैंड को मैन्युअली ये वर्क करने में जो टाइम ज़ाया होता है ना, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। यानी ये एक तरह की रैंडम एरर है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते मेजरमेंट ऑफ टाइम में, और ये होता है 0.3 से 0.5 सेकेंड्स तक। इसको रिड्यूस करने के लिए लाइट गेट्स यूज़ होते हैं। किस तरीके से यूज़ होते हैं ये तो ना बुक में गिवन है ना ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि 0.3 टू 0.5 सेकेंड्स ह्यूमन रिएक्शन टाइम है। बुक में पेज नंबर 16 पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया गया है। प्रीफिक्स एक तरह के वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम बिफोर द वर्ड लगा रहे होते हैं, जैसे बिफोर द मेजरमेंट लगा रहे हैं। जैसे मीटर के आगे हमने किलो लगा दिया तो किलो जो है वो बता रहे हैं कि 1000 की बात हो रही है, 1000 मीटर्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम मीटर के आगे नैनो लगा दें तो ये 10 पावर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है 10 पावर -9 सॉरी। तो ये इस तरीके से होता है कि प्रीफिक्सेस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेजरमेंट के पीछे लगाए जाते हैं जिससे उनकी वैल्यूज़ में चेंजिंग आती है। तो वो टेबल आपको टेबल नंबर 16 में मिलेगी जहाँ से आप कंप्लीटली याद कर लें कि किस तरीके से किसके इक्वल होते हैं। ये पूरी टेबल आप याद करनी है आपको। अब आते हैं डेंसिटी एंड वॉल्यूम पर, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक तरह का मेथड है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, बड़े नंबर या छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने का इन द ईजी मेथड। जैसे कोई एक वैल्यू है जिसमें आ रहा है 5 to 6 0 आ रहा है, ठीक है। अब बार बार इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक और मेजरमेंट का तरीका बताया है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, यानी आप इनकी पावर, इनको ज़ीरोज़ को ना पावर्स में लिख दें। जैसे यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5, हम इसको 3 × 10 पावर 5 लिख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट जो है इसमें कहीं भी नहीं है तो हम इसको एंड में कंसीडर करेंगे, और ये जो एंड में पॉइंट है इसको शिफ्ट करवा सकते हैं हम कहीं भी। तो जहाँ पर भी आपको ईजी रहे वहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहे हो यानी लेफ़्ट साइड पर जाओगे तो जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर राइट साइड पर मूव करोगे तो पावर जो होगी वो नेगेटिव पावर होगी। ये बातें याद रखनी है। अब देखिए इसमें हमने लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया है तो जितने आपने डिजिट्स मूव करवाएं उतनी पावर आएगी। ये जो ऊपर हम शो कर रहे हैं दिस इज़ पावर, दिस इज़ एक्सपोनेंट, और ये जो 10 है ये बेस है, और ये जो 3 है दिस इज़ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा? जब हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे। एक्सपोनेंट नेगेटिव कब होगा? जब हम राइट साइड पर जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल 0.00101, ये हमारे पास फिगर है। अब इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करवा रही हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए ज़ीरो के आगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 10.1,
बाकी ज़ीरो नहीं लिखूंगी। अब देखो कितने डिजिट्स मैंने मूव करवाए, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने एक्सपोनेंट तो 5 दिया। अब एक्सपोनेंट की जो साइन है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने जो है किस साइड हम गए। तो हम राइट साइड पर गए, राइट साइड हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, तो 10⁻⁻5। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड यानी उस पर ऑपरेट करने के लिए ना ईजी मेथड है ये। अब आते हैं डेंसिटी एंड वॉल्यूम पर। डेंसिटी से पहले हम वॉल्यूम को पढ़ते हैं, क्योंकि डेंसिटी के लिए हमें वॉल्यूम की नीड होगी। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम? देखें, वॉल्यूम जो होता है लेंथ विड्थ एंड हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो उससे हमें वॉल्यूम मिलता है। अगर कोई रेगुलर शेप होती है ना, तो रेगुलर शेप के लिए वॉल्यूम निकालना आसान होता है। कोई सॉलिड है तो उसके लिए फार्मूलाज होते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए हम लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम मिल जाता है। अगर किसी और शेप का, जैसे सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, आर मीन्स रेडियस, एच मीन्स हाइट, इस फॉर्मूला से हम सिलेंडर का वॉल्यूम ले सकते हैं। तो अगर कोई सॉलिड है तो उसके लिए हम फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। अगर लिक्विड है तो लिक्विड्स के लिए तो डायरेक्टली हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर पर वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, उसमें पानी भर दिया और वहीं से देख लिया कि कितना पानी जो है उसमें भरा गया है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम लिक्विड्स का ले सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स के लिए हमें फार्मूला की नीड पड़ती है। और अगर सॉलिड का कोई शेप ही ना हो, कोई है ही नहीं उसकी कोई सॉलिड की शेप, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेंडर का यूज़ करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर का। फॉर एग्जांपल मेजरिंग सिलेंडर में इतना पानी भरा हुआ है। अब इस पानी का जो वॉल्यूम है अभी वो है फॉर एग्जांपल 5 ml। अब इस सॉलिड की हमें लेनी है, इस सॉलिड का ना हमें वॉल्यूम निकालना है। अब इस सॉलिड को हम इंसर्ट कर देंगे इस पानी में। जैसे ही हमने इसको सॉलिड को एंटर किया तो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा इस सॉलिड की प्लेसमेंट की वजह से। अब देखेंगे कितना ऊपर आया। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इतना इतना ऊपर आया है और अब रीडिंग दे रहा है 8 ml। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 8 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 3, यानी 3 ml। तो ये जो 3 ml है ये हमें सॉलिड का वॉल्यूम दे रहा है, इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉलिड्स का वॉल्यूम वगैरह ले सकते हैं। डेंसिटी पर आए तो डेंसिटी के लिए वॉल्यूम की नीड पड़ती है, क्योंकि जो एक्चुअल मास होता है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से तो डेंसिटी मिलेगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को इस साइन से शो किया जाता है, ये और ज़्यादा ओके लाइक दिस। इस साइन को हम कहते हैं रो, RHO, रो। डेंसिटी जो है वो प्योर सब्सटेंसेस के लिए फिक्स्ड होती है। एक सॉलिड अगर प्योर है तो उसके लिए ये डेंसिटी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डेंसिटी की मेजरमेंट के लिए के दो मेथड होते हैं, या तो हम इसको मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली। मैथमेटिकली तो इस फॉर्मूला के थ्रू मेजर कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली हम इसको जो है रिलेट करते हैं वाटर की डेंसिटी से। वाटर की 4 सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो उससे कंपेयर करके जो डेंसिटी ली जाएगी वो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होगी और उस डेंसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो दैट्स दिस इज़ ऑल अबाउट डेंसिटी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ, बुक तो मेरे पास नहीं है तो हम इसको मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। लास्ट में टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए ना इस टेबल को पढ़ लीजिएगा 1.4 जो कि पेज नंबर 22 पर है। उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर रूल्स लिखे नहीं, मैं डायरेक्टली समझा रही हूँ। रूल नंबर 1 कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है ना वो सारे सिग्निफिकेंट है। देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट नंबर्स, वो नंबर्स जिनकी इंपॉर्टेंस है। बाकी नंबर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी नंबर्स को हम राउंड ऑफ करके निकाल भी सकते हैं फिगर में से। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उसके लिए रूल्स है। नंबर 1 रूल क्या कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 1 2 5 6, अब देखें इसमें 4 डिजिट्स हैं और चारों ही क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए, इसमें 4 है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 1 0 0 1, अब है टोटल 4, लेकिन ये जो ज़ीरो है वो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स यानी दो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं ना ये ज़ीरोज़, तो ये इसमें ये ज़ीरो भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। तो ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 हो गए। अच्छा, उसके बाद ट्रेलिंग ज़ीरो। ट्रेलिंग ज़ीरो हम कहते हैं कि किसी नंबर के आगे ज़ीरो आ रहे हों, ये ट्रेलिंग ज़ीरो कहलाएंगे। ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, हाँ लेकिन कहीं डेसिमल आ गई तो ये सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर रही हूँ तो अब ये सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट, अगर नहीं होती डेसिमल तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आते। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5,
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अगर ये ज़ीरो पॉइंट ना होती, डिजिट ना होती, तो फिर हम सिर्फ इसको जो सॉरी ये डेसिमल ना होते तो फिर सारे ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते और सिर्फ 7 को हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते। सो दीज ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ देयर इज़ डेसिमल। ओके, उसके बाद जो ज़ीरो नंबर से पहले आते हैं वो कहलाते हैं लीडिंग ज़ीरोज़, और लीडिंग ज़ीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं? ओनली 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज़ ओनली 1। तो लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरो कहते हैं कि जो नंबर से पहले आ रहे हों, फिर भले डेसिमल है या नहीं है। और जो ट्रेलिंग ज़ीरो हैं दे आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ देयर इज़ डेसिमल। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट और नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये 4 रूल्स आप जहन में रख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ होगी, कभी भी काउंटिंग के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ काउंट करके ली जाती है उसमें तो सारे डिजिट ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम हमसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि इस डज़न में, मतलब फॉर एग्जांपल बनाना का डज़न है, उसमें 12 बनाना आ रहे हैं, तो बताएं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए हैं। तो हमने इसकी काउंटिंग की, हमने इसकी मेजरमेंट नहीं की। हम कहेंगे इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कोई सी भी चीज़ जो मेजर की जाती है उसी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। दैट्स इट। सॉल्व इट्स एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 जो है ना वो फिगर दी हुई है, आपको बताने इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। अब ये वर्नियर कैलिपर की स्केल है, आप देखें ये 6 to 7 तक का स्केल है और सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये जो बीच में लाइंस आ रही हैं ये शो कर रही होंगी 6.1, 6.2, 6.3 लाइक दिस। ये जो बीच वाली लाइन है दिस इज 6.5। अब हमें देखना है कि ज़ीरो कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाली लाइन से। तो देखें कि ये 6.5 है और 6.6 ये रहा, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सेंटर पे ज़ीरो आ रहा है। तो ये हो जाएगा 6.55, क्योंकि ये है 6.5, ये जो बीच वाली लाइन है, और ये है 6.6, और जबकि ज़ीरो जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ 6.55। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एमसीक्यूज नंबर 2। इसमें ये न्यूमेरिकल है कि 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं। ये देख लें कि 10 बॉल्स हैं और हर एक का मास जो है वो 27 ग्राम है। यानी टोटल कितना मास हो गया? 270। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 इसका जो है वो मास आ रहा है। बहुत ही गंदा कर रही हूँ मैं। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि जो है वो उनको इमर्स किया जा रहा है इन अ मयरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 20 ml ऑफ वाटर। अब देखें, लेट मी टेक अ पेज। 270 जो है वो टोटल मास है, और जो सिलेंडर में जिसमें वॉल्यूम में हमने इसको प्लेस किया है ना उसका वॉल्यूम है 20 ml। रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50। रीडिंग जो लेवल था वो 20 से 50 तक आ गया। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील? हमसे स्टील की डेंसिटी पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखिए नंबर ऑफ बॉल्स एंड 10, और एक बॉल का जो मास है वो 27 है, तो टोटल मास कितना हो गया? दैट इज़ 270 जो है वो इसका टोटल मास आ गया। और जो वॉल्यूम है वो रेज हुआ है 20 से 50 की तरफ रेज हुआ है, यानी चेंज कितना आया? 30 का चेंज आया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास जो है दैट इज़ 270 और वॉल्यूम जो है दैट इज़ 30। 3 0 0 से कैंसिल, सो इट इज़ 9। अब जो 9 मास डेंसिटी आई है ना वो ओवरऑल 10 बॉल्स की आई है। हमें सिर्फ एक स्टील बॉल की जो है डेंसिटी चाहिए, तो 9 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.9 आंसर आएगा। यानी इसमें जो ये ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ 0.9, चेक करें, इट्स ऑप्शन ए। ओके, एमसीक्यूज नंबर 3 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम। एक मास का ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम और उसको इमर्स किया गया है वाटर में। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड? अब फिगर में बताया गया है कि देखिए 100 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है। अब पहले जो वाटर का वॉल्यूम है वो 50 है, बाद में कितना हो गया है? 90। तो देखें चेंज कितना आया है? 90 में से 50 माइनस करें तो आंसर इज़ 40। 40 का चेंज आया है, चेंज इन वॉल्यूम। और जो मास गिवन था वो था 100। अब डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास था 100 और जो वॉल्यूम है दैट इज़ 40, देन इट विल बी इक्वल टू 2.5। that is option D. Okay, next is
व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गाज मैंने कहा था ना, इन दोनों की जो रीडिंग्स हैं वो यहाँ से सीख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दो रीडिंग्स लेनी है। एक ये वाली रीडिंग है, ये कहलाएगी स्लीव रीडिंग। इसमें प्लस कर देनी है हमें ये वाली रीडिंग जिसको हम कहते हैं थिम्बल रीडिंग। स्लीव रीडिंग इस तरीके से लेंगे कि लाइन्स देखें आप, ये 0 से 5 तक जा रही है, यानी हर एक लाइन के लिए 1 नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये आ गया 6। लेकिन 6 के बाद नीचे देखें एक और छोटी लाइन आ रही है, छोटी लाइन 0.5 को शो करेगी। तो 6.5 जो आर्म की स्लीव की रीडिंग आई है दैट इज़ 6.5। इसमें हमने ऐड कर देनी है थिम्बल रीडिंग, ठीक है। थिम्बल रीडिंग जो है इसकी, थिम्बल रीडिंग जो इसकी है वो इस तरीके से लेंगे, ये 10 11 12 13 14 इस तरीके से आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो स्लीव रीडिंग की लाइन है वो कौन सी लाइन से मैच कर रही है। तो हम इसको और ज़्यादा जूम करके देखते हैं। 10 के बाद ये 11 12 13, 13 की जो लाइन है वो स्लीव की लाइन से बिल्कुल जो है डेटम लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये क्या हो गया, 11 12 13, यस 13। अब इस 13 को ना मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से दैट इज़ 0.01। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.13, ठीक है। अब ये 0.13 जो स्लीव रीडिंग आई है इसको प्लस कर देंगे, सॉरी थिम्बल रीडिंग को प्लस कर देंगे स्लीव रीडिंग में। तो ये आंसर आ जाएगा 5 + 1 6 एंड दैट इज़ इक्वल टू 6.63। okay, let me see its options. Yes, option B is correct. Okay, MCQs number, oh my god, wait. उसके बाद है, अ चिप्स रैपर इज़ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड। अब इसका पूछा जा रहा है एरिया, पूछा जा रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एरिया के लिए हम लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो MCQs है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लम्स बेस्ड नहीं है। अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेयरमेंट इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने अपने बाबा का फ़ोन उठाया एंड हमेशा बजेगा ये। ओके, नेक्स्ट। ऑल accurately known digits and first doubtful digit in an expression are known as significant figures. If zero line of Vernier caliper coincide with the zero man scale, then zero error is called zero. जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की कोई सी भी एरर हो वो सिस्टमेटिक एरर ही कहलाएगी। लेंथ, मास, टाइम, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। Okay, so here it ends. Allah Hafiz, see you tomorrow.